चलें योग की ओर कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को दीपक हटवार का नमस्कार। श्रोताओं, गुरुवार का दिन है और इस दिन आप सभी को इंतजार होता है सुबह ठीक 11:30 पर कि आज योग से संबंधित कौन सी जानकारी हम तक पहुंच रही है। तो आज इस कार्यक्रम में हम जिन जानकारियों को आप तक पहुंचाने वाले हैं वो जानकारी हमारे स्वास्थ्य से बहुत गहरा संबंध रखती है, खासकर हमारे आराम से। और जब हम आराम की बात करते हैं तब नींद का हमारे शरीर पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति को समुचित नींद लेना बहुत जरूरी है और नींद के साथ साथ मानसिक रूप से स्वस्थ रहना भी बहुत जरूरी है। कई बार ये होता है कि नींद ठीक से आती नहीं और कभी-कभी ये भी होता है कि नींद बहुत आ रही है, काम करने नहीं दे रही है। तो मामला नींद से ही जुड़ा हुआ है और इसी नींद से गहरा संबंध हमारे मानसिक स्वास्थ्य का भी है। तो आइए नींद और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्राप्त करें और जानकारी देने हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर सुनीता जैन जी को। आप योग चिकित्सक हैं, आयुष योग वेलनेस सेंटर, शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय रायपुर में। डॉक्टर सुनीता जैन जी, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। सुनीता जी, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि हमारी दिनचर्या में नींद का क्या महत्व है। सर, सबसे बड़ी जो दवा है वो है नींद। हमारा शरीर लगभग 15 से 16 घंटा दिन भर काम करता है और जो रात का जो 7 से 8 घंटा जो होता है उसमें हमारी बॉडी रिजुविनेट करती है। जो भी शरीर में टूट फूट हुई है, जो भी चोट लगी हो या जो भी हमारे सिस्टम जो डिस्टर्ब हुआ है वो केवल रात में ही रेगुलेट होती है हमारी बॉडी में। तो इसीलिए सबसे बड़ी दवा है नींद। अगर कोई व्यक्ति, आजकल जैसे बहुत लोग ओवरनाइट ड्यूटी करते हैं, या जैसे ट्रेन की या शिफ्ट ड्यूटी होती है, इसीलिए जो ऐसी ड्यूटीज जो करते हैं उनको हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं। हार्ट का प्रॉब्लम, अर्ली एजिंग चेंजेस, वो सभी चीजें, बीपी का प्रॉब्लम, डायबिटीज, स्ट्रेस रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स है सब उनमें ज्यादा होता है। तो नींद मैं मानती हूँ कि सबसे बड़ी दवा है और हर व्यक्ति को लगभग 6 से 8 घंटे की नींद मिनिमम लेनी ही चाहिए। डॉक्टर जैन, आपने बताया कि जो लोग शिफ्ट में ड्यूटी करते हैं या ओवरनाइट ड्यूटी करते हैं उनके शरीर पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। अब रही बात ओवरनाइट ड्यूटी करने की, तो मान लीजिए कोई ओवरनाइट या पूरी रात ड्यूटी कर रहा है, रात में सो नहीं पा रहा है, लेकिन वो सुबह घर लौटने के बाद अगर अपनी नींद सुबह या दोपहर तक पूरी करता है तो क्या अब उसके शरीर पर बुरा असर नहीं पड़ेगा? सर, असर तो पड़ता है, क्योंकि हर के घर में वो सिचुएशन नहीं मिलती है। सबसे पहली बात कि वो दिन में सो पाए। हाँ, अगर उसको वो सिचुएशन मिलती है, पहला तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ मजबूरी, कुछ परिस्थिति ऐसी होती है कि नाइट ड्यूटी करनी पड़ती है। तो अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो उन्हें डेफिनेटली आके वो नींद जो 6-7 घंटे की जो नींद है उनको लेनी ही चाहिए। लेकिन इसका कहीं ना कहीं बॉडी में असर होता है, क्योंकि हमारा जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, जिसको हम बोलते हैं सर्कैडियन रिदम, जो हमारी फिजिकल, मेंटल और बिहेवियरल चेंजेस को मेंटेन करता है, वो बायोलॉजिकल क्लॉक है ना, वो हमारा सनराइज सनसेट के साथ में होता है। तो आप लाख कोशिश कर लीजिए, जो रात की नींद है ना, वो उसका जो क्वालिटी है वो दिन की नींद से कंपैरिजन आप नहीं कर सकते हैं। सुनीता जी, नींद के बारे में एक बात ये भी कही जाती है कि समय पर नींद आना और समय पर नींद खुलना, ये दोनों भी बहुत जरूरी है। लेकिन हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिन्हें समय पर नींद नहीं आती। नींद का नहीं आना तो एक बात है, कुछ लोग समय पर
सोते नहीं हैं या बहुत देर तक सोते हैं या जागते हैं, दोनों ही चीजें हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति समय पर सोना चाहता है, लेकिन उसे समय पर नींद नहीं आ रही है, उसे रात को 2 बजे नींद आती है। 2 बजे नींद आने की वजह से वो 9 बजे सोकर उठता है या 8 बजे के बाद सोकर उठता है। तो क्या देर से सोना और देर से जागना ये भी हमारे शरीर के लिए हानिकारक है? यस सर, जैसे मैंने बोला कि हमारी जो दिनचर्या होती है, आयुर्वेद में दिनचर्या को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। सूरज के साथ सोना, सूरज के साथ उठना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जैसे पहले लोग बोलते थे ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से हमारी बॉडी में बहुत सारे इसेंशियल हार्मोन्स रिलीज होते हैं और जैसे जैसे सनसेट होता है हमारा डाइजेशन सिस्टम, इवन ओवरऑल सिस्टम जो है वो शटडाउन की स्थिति पे आता है। लेकिन आजकल जो चल रहा है अभी आधुनिक युग में, इवन रायपुर में भी बहुत मॉडर्नाइज हो चुका है ये चीज। लोग 11-12 बजे पार्टी कर रहे हैं, 2 बजे तक वो जग रहे हैं, लेकिन वो अभी वो शौकिया रूप से कर रहे हैं और उन्हें ये पता ही नहीं चलता कि वो शौक उनकी कब आदत बन जाती है। फिर एक समय ऐसा आता है कि वो सोने की कोशिश भी करेंगे, 11 बजे उनको नींद नहीं आती है। तो ये सिस्टम हमने बिगाड़ा है। तो अभी से अगर हम अपनी दिनचर्या को सुधारें और शौकिया चीजें ये ना बनाएं, जो प्रकृति के उल्लंघन करेंगे उसे आज नहीं तो कल सजा तो मिलेगी ही, तो वो बेटर है। हाँ, महीने में 1 बार 2 बार वो चलता है, वो बॉडी इसको एडजस्ट करती है। लेकिन आप हर दिन अगर प्रकृति के नियम का उल्लंघन करेंगे, दिनचर्या को पालन नहीं करेंगे, खान पान में गड़बड़ी करेंगे, योग या फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे, स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेंगे, तो ये सब फैक्टर जो है वो आपके बायोलॉजिकल क्लॉक, जो मैंने बोला सर्कैडियन रिदम, उसको डिस्टर्ब करते हैं। और अगर वो डिस्टर्ब हुआ तो बहुत सारे बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस चेंजेस होते हैं, स्ट्रेस, फिर से स्ट्रेस होता है। तो ये सब कारण जो है फिर आपके नींद को डिस्टर्ब करते हैं। ये तो बात हो गई वो वाली कि जिसमें व्यक्ति खुद देर से सो रहा है और खुद देर से जाग रहा है। अब एक दूसरी समस्या ये होती है कि व्यक्ति चाहता तो समय पर सोना है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही है। नींद नहीं आने की वजह से वो लेट सो रहा है, 2 बज रहा है या 3 बज रहा है, ऐसे लोग भी हैं। और इसकी वजह से उन्हें मजबूरन लेट सोकर उठना पड़ रहा है। तो ये जो समस्या है, क्या इस समस्या का समाधान योग से संभव है? यस सर, मैं पहले तो ये बताना चाहूंगी कि जो लोग लेट से सो रहे हैं, इसका मतलब वो दिन में सो रहे होंगे। तो आयुर्वेद में जो दिन स्वप्न, मतलब दिन में सोना वर्जित है। आप केवल गर्मी में आधा घंटा का नैप ले सकते हैं, सो सकते हैं। प्रेगनेंसी, लैक्टेशन या तबीयत अगर ठीक नहीं हो, खराब है, अगर आप बीमार हैं और वृद्धावस्था, इस स्थिति को छोड़कर बाकी लोगों को, हाँ बच्चे 10-11 साल तक के बच्चों को, इन लोगों को ही बस दिन में सोना अलाउड है। बड़ों को, वयस्क को दिन में नहीं सोना चाहिए। जो दिन में 2 से 4-5 घंटे से सोएंगे वो कहाँ से वापस 10 बजे सोएंगे। तो दिनचर्या हमको पहले ठीक करनी है, समय पे उठना है, दिन में सोना नहीं है। रेस्ट इज डिफरेंट और गहरी नींद लेना डिफरेंट है। तो नैप ले सकते हैं, आराम लेट सकते हैं, लेकिन आधे घंटा लेट सकते हैं आप। लेकिन 2 घंटा 3 घंटा जो लोग सोते हैं, 2 से 5 बहुत लोग सोते हैं, वो सबसे बड़ा कारण है सर मोटापे का। तो अगर वो दिन में नहीं सोएंगे, रात में डेफिनेटली उनको 10 से 11 के बीच नींद आएगी। लेकिन अगर कुछ कारण से नहीं आता है तो मैं एक सीक्वेंस उनको बताना चाहूंगी। अगर वो ये सीक्वेंस फॉलो करते हैं तो धीरे धीरे 10-15 दिन के अंदर वो अपनी स्लीप क्वालिटी और जो स्लीप की लेंथ है, ड्यूरेशन है, उसमें चेंजेस वो देख सकते हैं। तो हम चाहेंगे कि वो आप विस्तार से बताएं। यस सर, सबसे पहले रात में हॉट फूड बाथ। सर मैं BNVS डॉक्टर हूँ, बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस, मतलब योग और प्राकृतिक चिकित्सक विशेषज्ञ हूँ। तो मैं कुछ नेचुरोपैथी के ट्रीटमेंट भी, प्राकृतिक चिकित्सक के ट्रीटमेंट भी इसमें मैं ऐड करना चाहूंगी। सबसे पहला हम बोलते हैं पाद स्नान, हॉट फुट बाथ, मतलब गर्म पानी में आपको पैर डुबाना है। ये कब डुबाना है? रात में जस्ट सोने के पहले। ये सबसे लास्ट क्रिया ये आपकी होनी चाहिए। अच्छा। इसके लिए सबसे पहले आपको 1 गिलास ठंडा पानी पीना है। सिर पे एक गीला तौलिया आप रख सकते हैं ताकि ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन पे ज्यादा डिस्टर्ब ना हो, और गर्म पानी में पैर डुबाना है। ऊपर से आप पूरे बॉडी को एक कंबल या ब्लैंकेट से ढक सकते हैं। पंखा बंद रहेगा, जिससे
आपको 5 से 10 मिनट के अंदर पसीना आएगा। नीचे गर्म का ट्रीटमेंट होता है, तो जो भी कंजेशन होता है आपके ब्रेन पे वो पूरा डेरिवेट वहां से हटके पूरा आपके पैरों की तरफ चला जाएगा। तो ये इस क्रिया से एक तो पैरों की सिकाई बहुत अच्छे से हो जाती है। दिन भर का जो एक दर्द होता है, स्ट्रेस होता है, खड़े होने के कारण मसल में स्ट्रेस होता है, तनाव होता है, वो कम हो जाएगा। और जब पैर अच्छे से धुल जाते हैं, फिर 10 से 12 मिनट का ये ट्रीटमेंट करने के बाद आप सीधा बिस्तर पे आएंगे। तिल का तेल या सरसों का तेल, जैतून का तेल, कोई भी तेल, आप इसे तलवे में हल्के से मालिश कीजिए और उसके बाद आप सीधा सोने जाएंगे। जब सोने जाए तो सबसे पहले उदर श्वसन का अभ्यास करेंगे। ये क्या होता है? उदर श्वसन मतलब सांस लेना और सांस छोड़ना है, उसके साथ पेट की गति पे ध्यान। सांस लेते हुए पेट को फुलाना है, सांस छोड़ते हुए पेट अंदर जाएगा। ये लेट के करना है? लेट कर करना है। ये क्रिया आप शुरू में भी कर सकते हैं और आखिरी भी हो सकती है। जैसे बीपी वगैरह के पेशेंट है, हार्ट का ट्रीटमेंट लिए हैं, तो थोड़ा सा उनकी बॉडी को हमको रिलैक्स करना होता है। तो लेटने वाले को बिल्कुल चित लेटना है? हाँ सर, पैर मोड़ के भी लेट सकते हैं और चित होके भी लेट सकते हैं। तो पहले आप बैठकर सिंपल 2-5 बार उदर श्वसन करें, फिर नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसे अनुलोम विलोम प्राणायाम भी बोलते हैं, जिसमें हम एक नासिका से सांस लेते हैं और दूसरी नासिका से सांस छोड़ते हैं। ये क्रिया भी रात में करनी है? यस, तो ये क्रिया रात में करनी है। ठीक। तो एक नाक से सांस लेना है, दूसरे नाक से सांस छोड़ना है, पुनः दूसरे नाक से सांस लेना है और पहले नाक से सांस छोड़ना है। ठीक। ये क्रिया बिल्कुल सहजता से और धीरे धीरे आराम से करना है। कितने बार करना है? 5 बार, कम से कम 5। वैसे आप 5 से 11 बार भी कर सकते हैं। ठीक। उसके बाद भ्रामरी प्राणायाम करना है, जिसमें हम भौरे के जैसे गुंजन करते हैं। ये तीनों क्रिया करने के बाद सोने के लिए जाना है। भ्रामरी की विधि थोड़ा बता देंगे? यस सर। भ्रामरी की विधि, आप इंडेक्स फिंगर अपने अनामिका से कान को बंद करेंगे और सांस लेकर मकार की ध्वनि जैसे भौरे के गुंजन के जैसे आवाज निकालेंगे। आंखों के ऊपर उंगली रखना है? रख सकते हैं सर, नहीं तो मैंने यहाँ पे इंडेक्स फिंगर बोले हैं, तो केवल इंडेक्स फिंगर। अदरवाइज अगर लाइटिंग हो रही है, पहली बात तो सर लाइट नहीं चालू रखना है, बंद रखना है, तो अंधेरा ऐसे ही रहेगा जी। तो ये तीनों क्रिया करने के बाद सोने जाएंगे, सीधे लेट जाएंगे। सीधे भी लेट सकते हैं सर, करवट में भी लेट सकते हैं। जिन्हें बैक पेन होता है, वो सीधे लेटने में उन्हें तकलीफ होती है, तो वो करवट में भी लेट सकते हैं जी। करवट में लेटने के बाद उनको केवल सांसों पे ध्यान देना है। सांस लेना है, सांस छोड़ना है, वो उल्टी गिनती कर सकते हैं। 100 सांस लिया, सांस छोड़ा, 99 सांस लिया, सांस छोड़ा, 98। ये बैठ के करना है कि लेटे? लेटे। ये आखिरी काम दे रहे हैं उनको जी। और ऐसे करते करते 90-85 के आते तक ऐसा लगेगा कि ये क्या बोर काम पकड़ा दिया, चलो सो जाएं। अच्छा। और वो बॉडी है ना, धीरे धीरे अपने आप को रिलैक्स मोड पे लाते जाती है और वो धीरे से स्लीप मोड आ जाता है जी। पता ही नहीं चलेगा कि आप कौन सी गिनती पे सोए। इसके साथ में रूम बिल्कुल अंधेरा होना चाहिए और अगर चाहे तो एक बैकग्राउंड म्यूजिक जैसे ओम का या कोई मंत्र जो आपको ऑलरेडी आता है वो चलने, वो बड़ी स्लो धुन पे, बहुत कम आवाज, सुनना चाहे तो सुनाई दे, ना सुनना चाहे तो सुनाई ना दे, वैसा एक स्लो बैकग्राउंड पे आप म्यूजिक लगा सकते हैं। इतना अगर रोज करेंगे तो 15 से 20 दिन के भीतर कुछ ना कुछ चेंजेस तो जरूर फील होगा। मतलब? और ये एक नेचुरल स्लीप मोड जो है वो आपको फील होगा और आपकी सोने की इच्छा होगी। इसके बाद जो बीच बीच में जो नींद टूटने की जो प्रक्रिया होती है सर, नींद ना आना वो एक समस्या नहीं है। कई लोगों को नींद जल्दी आती है लेकिन बीच में बहुत बार उठते हैं। बिल्कुल। तो ये भी सही नींद नहीं है, गुणवत्ता नहीं है नींद तो की। इस क्रिया से क्या नींद जो बीच बीच में टूटती है, स्लीप क्वालिटी बढ़ेगी। अच्छा। इससे स्लीप क्वालिटी बढ़ती है क्योंकि सोने के समय ना आपका माइंड बॉडी सभी रिलैक्स होना चाहिए। और हमने जो क्रिया ये 5 से 10 मिनट की जो हमने क्रियाएं कराई हैं, उससे बॉडी है वो धीरे धीरे काम डाउन स्टेज में जाता है और फिर बहुत अच्छे से नींद आती है। ये आपने बहुत अच्छी जानकारी दी सुनीता मैडम। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये तो उस समस्या का उपाय है जिसमें अनिद्रा का सामना करना पड़ता है, यानी नींद नहीं आती है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बार बार नींद आती है, तो ये किसी भी वक्त नींद आने की जो समस्या है या बार बार या ज्यादा नींद आने की जो समस्या है, इससे हम योग के माध्यम से कैसे निजात पा सकते हैं? हाँ सर, सबसे पहले तो इसका कारण जानना पड़ेगा कि इनको नींद ज्यादा क्यों आ रही है। सबसे पहला एक सबसे बड़ा कारण आजकल हो सकता है अगर वो ओवर ईटिंग करते हैं तो। ओवर ईटिंग मतलब? ओवर ईटिंग, ज्यादा खाना। हाँ।
क्योंकि भोजन ज्यादा खाया है, एक्टिविटी कम है, तो डाइजेशन कैसे होगा? और अगर डाइजेशन नहीं होगा तो सिस्टम तो बोलेगा कुछ मत करो, बस पड़े रहो, क्योंकि उसको तो अंदर अपना काम करना है। तो ओवर ईटिंग जो भी करते होंगे उनको नींद ज्यादा आता होगा। ये चीजें आप हैवी जिस दिन खाएंगे उस दिन आपको नींद ज्यादा आएगी। ठीक है, तो पहले तो अति सर्वत्र वर्ज्यते, मॉडरेट ईटिंग पे फोकस करना है। जितनी आपकी डिमांड है उतनी ही आपको खाना खाना चाहिए। सेकंड चीज, जिनकी फिजिकल एक्टिविटी कम होती है उनका मेटाबॉलिज्म रेट, जिसको हम बोलते हैं BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट, वो हमेशा डाउन होता है। जैसे हाइपोथायराइड होता है, मोटापा है, कुछ सिंड्रोम, कुसिंग सिंड्रोम हो गए, ये सब जो कंडीशन होती है उसमें मेटाबॉलिक रेट डाउन होता है। और अगर मेटाबॉलिक रेट डाउन होगा वो पर्सन हमेशा स्लगिश, लेथार्जी, सुस्त ऐसा फील करेगा ही। तो उस कंडीशन पे हमको उनको कुछ योगासन या डेली नियमित योग अभ्यास उन्हें करना चाहिए। कौन सा योग है ये बताइए। योग सर देखिए, अगर केवल मोटापा अगर कारण है उस चीज का तो उनको सब योग करने चाहिए। योग में हजारों आसन है। अच्छा। तो हर क्रियाएं कुछ समय से कुछ जो पेट पे, अभी जैसे आपने मोटापे पे अगर हम फोकस करें तो जो पेट के अंगों को एक्टिव करे, जो उनको मसाजिंग इफेक्ट दे, जो उनकी क्रियाओं को बढ़ाए, अंगों की क्रियाओं को बढ़ाए, वो सभी आसन उसमें लाभकारी है। जैसे सबसे पहला तो सूर्य नमस्कार। सूर्य से आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है, शरीर के सभी अंग जो है वो एक्टिव होते हैं और उनकी कार्य क्षमता बढ़ती है। और बहुत सरल है, और एक बार में आप 10 से 12 आसन होते हैं, तो आप एक साथ एक फ्लो में 12 आसन एक साथ कर सकते हैं। सेकंड, पादहस्तासन, जो आपके पेट पे मसाजिंग इफेक्ट देते हैं। पश्चिमोत्तानासन, नौकासन, ये सभी उदर से रिलेटेड आसन है। धनुरासन, भुजंगासन, ऐसे बहुत सारे आसन है सर। त्रिकोणासन। और प्राणायाम में देखें तो कपालभाति क्रिया, ये क्रिया है सर, प्राणायाम नहीं है। कपालभाति एक क्रिया है जो प्रिपरेटरी प्रैक्टिस है, हमको प्राणायाम के लिए प्रिपेयर करता है। और इसके बाद है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम जो है वो एक वाइटलाइजिंग प्राणायाम है जो शरीर को बहुत एक्टिव करता है। और मोटापे में अगर कोई रोज कपालभाति और भस्त्रिका का अभ्यास करता है, इवन रिसर्चेस भी है इसमें, कैलोरी बर्निंग बहुत होती है उन लोगों की। तो अगर 1 घंटे का नियमित अभ्यास करें, अगर ये नहीं हो पाता है, दिन भर की सिटिंग जॉब है, तो कम से कम 1 घंटा वॉक करें। तो ये दोनों क्रियाएं अगर हो, साथ में प्राणायाम हो, तो देखिए उनका मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा, जो दिन भर की सुस्ती है ना वो सबसे पहले खत्म होगी। और अगर उन्हें ना समझ आए तो वो हमारे आयुष योग वेलनेस सेंटर में आ सकते हैं। नियमित वहां पे अभी का टाइम है 6:30 बजे, सुबह 6:30 करेक्ट वहां पे योग अभ्यास चालू होता है। और वहां पे हम प्रॉब्लम के अनुसार भी उन्हें गाइड करते हैं। 11 से 1 के बीच की ओपीडी होती है, जिसमें हम अगर उनको कुछ एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि हर योग हर कोई नहीं कर सकते हैं, इसीलिए आजकल योगा थेरेपी का ट्रेंड आया है। ट्रेंड क्या, वो एक्चुअली में जरूरत है। जैसे गार्डन में जो होता है सामूहिक योग, वो आम जनता के लिए बहुत लाभकारी है, बट जिसको ऑलरेडी प्रॉब्लम है उन्हें वो सामूहिक योग नहीं करना चाहिए। उसके बजाय वो हम BNYS डॉक्टर, योग चिकित्सक, हम योग थेरेपी देते हैं, उसके अंडर वो अगर वो योग सीखे तो डेफिनेटली उन्हें फ्यूचर में फायदा होता है। और ये योग वेलनेस सेंटर है वो पूरे छत्तीसगढ़ में अलग अलग जिलों में आयुष विंग के अंदर हर जिले पे ये आयुष योग वेलनेस सेंटर संचालित है। कहीं से भी आप निःशुल्क नियमित योगाभ्यास, योग परामर्श के साथ में हर जिले से आप कर सकते हैं। सुनीता जी, नींद की समस्या पर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। ये जो नींद की समस्या है, नींद नहीं आने की समस्या, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? तो सबसे पहले सर मैंने स्टार्ट में बताया था दिनचर्या। दूसरा हमारा खान पान, इसके बारे में भी मैंने अभी शॉर्ट में बताया है। तीसरा सबसे बड़ा कारण है तनाव जी। तो ये हमारे मेंटल हेल्थ को शो करता है। तो तनाव बहुत सारे कारण से होते हैं। 2 प्रकार के स्ट्रेस होते हैं सर लाइफ में, एक यू स्ट्रेस होता है और एक डिस्ट्रेस होता है। यू स्ट्रेस मतलब जो एग्जाम के पहले होता है, नई नई जॉब होती है, पहला दिन होता है, और उतना तनाव जरूरी है बॉडी पे, वो एक हेल्दी स्ट्रेस है जो हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है। लेकिन एक होता है डिस्ट्रेस, अननेसेसरी टेंशन, अनवांटेड टेंशन। अगर वो लंबे समय तक बॉडी में रहा
तो वो डिस्ट्रेस जो है वो हमारी बॉडी में बहुत सारे फिजिकल चेंजेस भी करता है, जिसे आजकल हम साइकोसोमैटिक डिजीज बोल सकते हैं। जो तनाव स्ट्रेस है वो साइको से चालू हुआ, साइकी अर्थात मन से चालू हुआ। एक समय तक मन उसको कंट्रोल में रखता है, जब तक आप सहन कर सकते हैं वो सहन करेगा, लेकिन जब वो सहन के बाहर हो जाता है तो वो आपके बॉडी में सोमा अर्थात बॉडी में उसके चेंजेस दिखने लगते हैं। इसीलिए देखिए सर, आज 20 साल 25 साल में हार्ट अटैक आ रहा है जी, ठीक है, ये बहुत बड़ा सोमैटिक बोल सकते हैं कारण है। सेकंड, बहुत कम उम्र में लोगों को डायबिटीज, जो चीज 40 के बाद होती थी, टाइप 2 डायबिटीज, वो 40 के पहले मिल रही है आजकल, तो ये भी एक कारण है। हार्ट प्रॉब्लम, हाई बीपी, आजकल 20 साल 25 साल के बच्चों को हाइपरटेंशन की मेडिसिन दी जा रही है। ये सब तनाव की वजह से, ये सब तनाव, साइकोसोमैटिक, चित्त से प्रॉब्लम चालू हो रही है, स्ट्रेस से चालू हो रही है और उसका इफेक्ट बॉडी में दिख रहा है। तो कुछ समय तक तो वो स्ट्रेस झेल सकती है शरीर, लेकिन जब नहीं तो फिर वो अपने सिम्टम्स लक्षण के रूप में शरीर पे दिखने चालू हो जाती है। तो ये जो बात आपने बताई कि बेमतलब का जो तनाव पल जाता है, इस तनाव को योग से हम कैसे दूर कर सकते हैं? सर, अष्टांग योग के बारे में जानते हैं, बहुत लोग जानते हैं, जिसमें हम यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, वो क्या है? ये अष्टांग योग है जो महर्षि पतंजलि जी ने दिया है। उसमें सबसे पहला है यम नियम। तो यम में आता है अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो ये सब पूरा डिटेल नहीं करूंगी मैं, इसमें जो सबसे लास्ट है ना, अपरिग्रह, वस्तुओं का संचय, ये सबसे बड़ा कारण है आजकल दुख का। 5 क्लेशा जो हम योग में मानते हैं कि यही बस सबसे बड़ा दुख का कारण है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अविद्या, लैक ऑफ नॉलेज, कुछ लोग अज्ञानता से गलती करते हैं कि हम सी फूड इतना अगर ज्यादा खाएंगे हमारा सिस्टम खराब होगा ही, तो ये सब हम अज्ञानता से कर रहे हैं। एक मैंने इसको मॉडर्न वे पे अज्ञानता लिया, और अस्मिता मतलब संशय, भ्रम में, किसी को सही नॉलेज नहीं है, सही ज्ञान नहीं है, वो दुविधा में और असमंजस में वो काम कर रहे हैं, वो भी एक दुख का कारण है। राग, बहुत ज्यादा अटैचमेंट, किसी से बहुत ज्यादा अगर अटैचमेंट हो तो वो भी दुख का कारण है। आसक्ति अच्छी चीज नहीं है। द्वेष, बहुत ज्यादा किसी से क्रोध रखना, द्वेष रखना, ईर्ष्या रखना, वो भी एक दुख का कारण है। लोग बोलते जरूर है हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क पड़ता है सर, कहीं ना कहीं वो फर्क पड़ता है, क्योंकि आप उसके लिए सोचना चालू कर दिया, आप उनके लिए टाइम दे रहे हैं। और सबसे बड़ा दुख का कारण है फियर ऑफ डेथ, अभिनिवेश जी। अब संसार में अगर आए हैं सर, तो जन्म और मृत्यु तो लिखा कर आए हैं कि कब किसको जाना है और कब कौन आएगा। तो योग के माध्यम से ना हम इस चीज पे सबसे ज्यादा फोकस करते हैं। अटैचमेंट, लाइफ से भी अटैचमेंट नहीं रखना है। जो बहुत ज्यादा आसक्ति रखते हैं जीवन से, उनको भी स्ट्रेस होता है, उनको भी तनाव होता है। बुढ़ापे में देखे होंगे लोगों को बहुत आसान मृत्यु भी नहीं मिलती है जी। तो ये भी उनकी अटैचमेंट है कहीं ना कहीं। तो अगर हम अपना माइंडसेट ऐसा कर ले कि जो जन्म मिला है उसे हमको सफल बनाना है, अच्छे अपने कर्मों से, अच्छे विचारों से, अपने पुरुषार्थ की भावना से, पुण्य कर्म का उदय करते हुए, तो ऑटोमेटिक जो लाइफ है ना बड़ी स्मूथली चलेगी। लेकिन अगर आप संचय पे ध्यान देंगे, आज क्या 10 साल बाद मेरे बेटे के लिए क्या करूंगा, 20 साल बाद इसके लिए क्या करूंगा, आज आपकी अगर आप 1 लाख की कमाई होती है सर आजकल, तो 1 लाख का खर्चा है, जो 10,000 कमाता है उसका 10,000 का खर्चा है। तो ये चीज सभी को माइंड पे बैठाना पड़ेगा कि जितनी जरूरत है अगर आप उतने पे संतुष्ट होकर अगर आप काम करते हैं तो रियली में लाइफ बहुत स्मूथली चलेगी, बिना किसी तनाव का, क्योंकि किसका टिकट कब कटने वाला है किसी को नहीं पता है। तो इसीलिए संतोषी जीव सदा सुखी, काम उतना ही करिए जितनी जरूरत है, फैमिली को टाइम देना है, अपने आप को समय देना है। अक्षय कुमार हमेशा बोलते हैं, फिल्म स्टार, कि अगर कोई व्यक्ति 1 घंटा अपने लाइफ में अपने लिए नहीं निकालता है तो उसकी जिंदगी व्यर्थ है। तो इसीलिए योग के माध्यम, एक योग ही ऐसा माध्यम है जिससे आप अपने लिए समय निकाल सकते हैं। 1 घंटा अपने साथ जुड़िए, बाकी समय फैमिली के लिए, कुछ समय ऑफिस के लिए और कुछ दूसरों के लिए निस्वार्थ भावना। सुनीता जी, आपने जो नैतिक मूल्यों वाली जो बात कही है अभी अंत में, इसका एक सार ये निकलता है कि इस संसार में खुश कौन है? यस सर। क्या वो व्यक्ति खुश है जिसके पास अपार धन दौलत है,
क्या वो व्यक्ति खुश नहीं है जिसके पास धन दौलत नहीं है? यस सर। तो इस सवाल का एक जवाब यही सामने आता है कि खुशकिस्मत व्यक्ति वही है जो स्वयं से संतुष्ट है। यस। उसके पास अपार धन संपत्ति हो या ना हो, उसके पास बहुत सारी चीजें हो या ना हो, यस। अगर वो प्रसन्न है, तनाव मुक्त होकर सोता है और सुबह तनाव मुक्त होकर जागता है, तो उससे ज्यादा संतोषी और सुखी प्राणी कोई नहीं है। इसका संबंध किसी धन दौलत से भी नहीं है। तो वही है सर, जो तनाव है ना वो हम उसको इनवाइट करते हैं जी। अगर आप खुश रहना चाहेंगे तो आप खुश रहेंगे। अगर आप दूसरों की दुनिया में देखेंगे कि पड़ोसी ज्यादा खुश है, पड़ोसी के पास ये है, तो आप कभी खुशी नहीं रहेंगे। आप हमेशा विश्वास रखिए, जो आपको मिला है वही आपकी जरूरत है। ऊपर वाले ने आपको बिल्कुल नाप तोल के दिया है। जब जिसकी जो जरूरत होगी वो फुलफिल करेंगे, तो जो दिया है उस पे खुश रहिए। ये आपने बहुत अच्छी बात कही सुनीता जी। अब हम ये जानना चाहेंगे कि जो शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय है, वहां पर जो आयुष योग वेलनेस सेंटर है, इसका लाभ लोग कैसे उठा सकते हैं? टाइम सीजन के अनुसार चेंज होता है। अभी का टाइम 6:30 बजे है। और दिवस पूरे हैं कि 6 दिवस सर, संडे ऑफ होता है। संडे ऑफ। कुछ गवर्नमेंट हॉलीडेज पे ऑफ रखते हैं, जो बड़े त्योहार होते हैं। छोटे मोटे में हम वहाँ पे क्लास ले लेते हैं। सुनीता जी, अगर हम अन्य जिलों की बात करें तो अन्य जिलों में शासन की ओर से आयुष वेलनेस सेंटर की क्या व्यवस्था हो सकती है? सर, यही व्यवस्था जो रायपुर में है। रायपुर में 3 जगह है सर। एक मेकाहारा में है, एक ऑक्सीजोन गार्डन है, वहां पे भी कलेक्ट्रेट के पास, वहां पे भी डॉक्टर नेहा साहू वो वहां पे पोस्टेड है। वहां पे वो नियमित योगाभ्यास कराती है। डॉक्टर लेकेश्वर प्रसाद साहू वो मेकाहारा में है, जो थेरेप्यूटिक योगा कराते हैं। और मैं योग वेलनेस सेंटर रायपुर में हूँ, वहां पे भी हम थेरेपी देते हैं। जैसे रायपुर में है वैसे सभी जिले, जगदलपुर, दुर्ग, भिलाई, कोंडागांव, बस्तर, बीजापुर, नारायणपुर, सभी जिलों में आयुष योग वेलनेस सेंटर आयुष विंग के अंदर है, जहाँ पे नियमित योग होता है और नियमित योग परामर्श भी होता है। तो जो लोग भी इससे जोड़ना चाहते हैं वहां से संपर्क कर सकते हैं अपने जिले के जिला अस्पताल से। जिला अस्पताल आयुष विंग से। डॉक्टर सुनीता जी, एक योग निद्रा के बारे में हमने सुना है, आप बताएंगे कि ये योग निद्रा क्या है? योग निद्रा मतलब होता है यौगिक नींद, यौगिक स्लीप, अर्थात स्लीपिंग विथ वेकफुलनेस, जिसमें शरीर जो है वो पूरा डीप गहरी नींद की अवस्था में चला जाता है, लेकिन मन जो है वो सजग होता है। और ये क्रियाएं बहुत सारे रिसर्चेस ऑलरेडी है सर, चाहे तो आप सर्च कर सकते हैं गूगल में, जो भी चाहे। तो ये अगर कोई व्यक्ति योग निद्रा की प्रैक्टिस रोज करता है, 15 से 20 दिन के अंदर उनकी स्लीप क्वालिटी में चेंजेस देखा गया है। क्योंकि ये योग निद्रा बहुत सारे तरीके से बॉडी में चेंजेस लाता है। तो ये योग निद्रा केवल नींद के लिए नहीं है सर, ये तनाव मुक्ति के लिए भी बहुत अच्छा प्रैक्टिस है। इसके साथ कॉर्टिसोल हार्मोन, जो स्टेरॉइड हार्मोन होता है, ग्लूकाकॉर्टिकॉइड्स, तो ये स्ट्रेस हार्मोन जो है वो भी नियंत्रित रूप से हमारी बॉडी में सिक्रीट होते हैं, क्योंकि ये तनाव को कम करने में मदद करता है। तो ऐसे और बहुत सारे साइंटिफिक एविडेंस है हमारे पास, और ऑलरेडी बहुत सारे रिसर्चेस हो चुके हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी इसके ऊपर रिसर्च हुआ है सर। तो अगर कोई व्यक्ति इसका अभ्यास करेंगे तो नींद की गुणवत्ता के साथ मेंटल हेल्थ उनका अच्छा होगा, स्ट्रेस उनका कम होगा, साथ में मानसिक स्वास्थ्य भी उनकी अच्छी होगी। तो इसकी टेक्निक मैं बताना चाहूंगी। इस टेक्निक में हम शवासन की स्थिति, बिल्कुल सीधे लेटना है, पैरों में थोड़ी सी दूरी रखे, हाथ की हथेली आसमान की तरफ टर्न करके आराम से एक मृत शरीर की भांति आपको जमीन पे लेटना है। और इसमें हम सेकंड स्टेज में हम पार्ट बाय पार्ट रिलैक्सेशन कराते हैं। पैर की उंगली से लेके सर के टॉप तक हम पूरे शरीर को शिथिल कराते हैं, और उसके बाद हम एक अंतः यात्रा करते हैं। इस अंतः यात्रा में जो कहानी होती है वो पेशेंट के अनुसार भी हम चेंज कर सकते हैं, उन्हें जैसा पसंद हो। और उसके बाद हम वापस से अपने शरीर पे ध्यान देकर एक संकल्प धारण करते हैं। वो एक पॉजिटिव संकल्प होता है, और फिर शांति पाठ के माध्यम से हम इस प्रैक्टिस को कंप्लीट करते हैं। तो लगभग आधे घंटे की ये टेक्निक होती है। डॉक्टर सुनीता जैन जी, आज आपने योग के माध्यम से निद्रा से संबंधित समस्या के समाधान के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य के बारे में भी आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। इस जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ चलें योग की ओर का ये अंक यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।